तेरे अब्बा ने तुझे साइकिल दिलाई थी, तुझे चाहिए थी BMX, लेकिन तुझे मिल गई थी सौराब। मुझे कभी इस बात की केयर नहीं होती थी कि किसकी बर्थडे आ रही है। यू हैव बीन रियली सेंसिटिव अबाउट इट। मुझे आज तक अपने तमाम दोस्तों के तमाम इंपॉर्टेंट डेज जो हैं वो याद है। पूरे होते हो बचपन में आप बहुत जबरदस्त फ्रेंड्स हो, लेकिन जब आप ग्रो अप हो रहे हो तो आपकी पर्सनैलिटीज एक डिफरेंट डायरेक्शंस में ग्रूम हो रही होती हैं, और उस वक्त आपके पर्सपेक्टिव का जो डिफरेंस होता है उसमें हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से इनलाइन ना हो। वो हमारे स्काउटिंग के सर होते थे, उनके पास जाके सर वो पौधे बड़े खराब से हो रहे हैं, गोडी कर देते हैं, और वो अंदर टेस्ट हो रहा है, हम लोग यहाँ कुदाल लेके खड़े हैं सिर्फ क्लास बंक करने के लिए। इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं करना चाहिए। आप खाली खोली जो है वो हर्ट होते हो, आप जिसके लिए जो कर सकते हो आप करो, और वो आपका कर दे तो बहुत अच्छी बात है आपके हिसाब से। अगर नहीं करे तो कोई ऐसा मसला नहीं इसमें। यार ये बी पेपर आ गया जिससे नहीं होता ना वो तारीख का सबसे मुश्किल तरीन पेपर है। मैंने बाहर ये चीजें देखी थी, ये कराची वाला है, ये लाहौर वाला है, ये इस्लामाबाद, जबकि हैं हम सब पाकिस्तानी, लेकिन हमको इस तरह ट्रीट किया जाता था कराची वाला ने कि होम सिकनेस तो हो रही है, लेकिन फ्रेंडशिप सिकनेस के बारे में वाकई कोई बात नहीं करता। एक्चुअली आज की ये पॉडकास्ट जो है कोई इंटरव्यू नहीं है, बल्कि कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन है एक बचपन के दोस्त के साथ। मैं इस वक्त कराची आया हूँ और अपने एक बचपन के दोस्त के साथ बैठा हूँ। इनका नाम अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर है। 1989 में 6th क्लास में हम लोग मिले थे। इस पॉडकास्ट में हम शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस, और इस पर बात करेंगे कि जब आप ग्रो अप कर रहे होते हैं तो आपकी दोस्ती कैसे मुतासर होती है। बचपन में जो आपने दावे वादे किए होते हैं कि यार हम फ्रेंड्स फॉर एवर, और ये सारी बातें वो किस तरह आपके ऊपर इफ़ेक्ट होती हैं, हमारी दोस्ती में किस तरह के अप्स एंड डाउन्स आए। और मुझे पूरा यकीन है कि इस पॉडकास्ट को बहुत से लोग अपने साथ रिलेट कर पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने पहली मुलाकात के साथ, जो कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, और पॉडकास्ट के बाद आपको पता चलेगा कि अब्दुल्ला की मेमोरी जितनी मेरी ख़राब है इसकी उतनी ही अच्छी है। तो तुझे याद है ये मिले कब? हाँ, मुझे बिल्कुल याद है। इसकी मेरी पहली जो बातचीत जो हुई थी वो ये हुई थी कि जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं तो हम लोग रैकेट्स खेलते हैं। तो मैं स्कूल की, हमारा एक स्कूल क्लासेस, बीच में प्लेग्राउंड, फिर क्लासेस, और एक पीछे एरिया था, दोनों उसके बैकयार्ड, जहाँ पत्ते बहुत पड़े होते थे, दरख्त और पत्ते थे। तो हम लोग पीछे हम रैकेट खेल रहे थे, तो इसने कहा यार एक स्ट्रोक एक स्ट्रोक एक स्ट्रोक। मैंने कहा यार चलो एक स्ट्रोक खेल लो भाई। तो इसने एक स्ट्रोक ही मारा और वो स्ट्रोक हमारी क्लास की छत पे चली गई वो। अच्छा, अब वो जो शटल थी वो उस वक्त तो जाहिर सी बात है एक ख़ास नंबर में हमें पॉकेट मनी मिलती थी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। अब मेरा तो मुंह अजीब सा हो गया कि यार ये क्या कर दिया इमरान ने, मतलब इसने ये क्या कर दिया, नाम भी नहीं पता था इसने क्या कर दिया। खैर ये इसने कहा कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें दिला दूंगा। तुम्हें याद है? मुझे नहीं, बिल्कुल भी नहीं याद। तुमने आए, तुमने कहा कोई मसला नहीं, मैं उस मंजिल में रहता हूँ, तुम छुट्टी के बाद तुम वहाँ आओ, मैं तुमको दिला दूंगा लेके। मैं थोड़ी जान में जान आई, मैंने कहा चलो यार कुछ ना कुछ तो। मैं दिलाई थी कि नहीं? फिर दिलाई थी तुमने, शुक्र। हाँ, फिर मैं तुम्हारे साथ ही आया। फिर उसके बाद तुम वो पीछे, याद है तुम्हें, पिछली गली में काका की दुकान होती थी, याद? फिर तुम मुझे वहाँ लेके गए, फिर तुमने मुझे वो शटल दिलाई। मैंने शुक्र का सांस लिया कि अल्लाह का शुक्र है इसने मुझे शटल दिलाई, और फिर मैं घर गया। ये मेरी इसकी पहली मुलाकात थी, जो मुझे लगा कि यार ये बड़ा कमिटेड है। तेरे अब्बा ने तुझे साइकिल दिलाई थी, तुझे चाहिए थी BMX, लेकिन तुझे मिल गई थी सौराब, जिसको लेकर तू बड़ा एम्बैरेस था, और तू कहता था यार ये क्या यार अब्बा ने। फिर तो हमने तुझे कन्विंस किया कि यार साइकिल है, अब आ गई है, अब चला ले। नॉर्मली जिनको नहीं पता, वो नॉर्मली दूध वाले जो होते हैं ना, उसमें ड्रम लटका के दूध, तो वो आप सोचो टीन एजेस में जो है ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप किस तरह की बाइक चला रहे हो, वो मतलब स्मार्ट है नहीं है। तो वो हम लोग फिर उस सौराब पे काफी टाइम घूमे। अब ये तुम्हारे वालिद या हमारे वालिद, ये उस जमाने के लोग हैं, ये स्टाइल नहीं देखते थे, ये देखते थे मजबूती, लोहा लाट, मतलब ना कि 6 दोस्त भी बिठा के ले आए तो कुछ हो नहीं इसको। तो बेचारे अब्बू हमारे, उन्होंने कहा सबसे मजबूत साइकिल जो है, गए मार्केट गए, सबसे मजबूत साइकिल सौराब साइकिल लेकर आएगा। और लिटरली मैं कर रहा था अभी जब ये सारी हम लोग प्लान कर रहे थे कि यार क्या डिस्कस करेंगे, क्या बात करेंगे, तो ये भी एक मेरे जहन में आया था कि यार वाकई मैं अपने बिस्तर पे लेटा रो रहा था ऊपर
छत की तरफ देख के मैं रो रहा था। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, और मैं वाकई इन लोगों से मिलना जुलना, मैं एक दिन तक मैं मिला नहीं इससे ईमान से, जबकि हमारा रोज का होता था। मैंने कहा यार साइकिल दिला दी, और साइकिल दिलाई है सौराब, तुमने कहा आके दिखाओ तो कैसे साइकिल है, फिर दिखाई साइकिल, तुमने कन्विंस किया कि नहीं यार एक्सेप्ट कर ले। फिर वो लकीली अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी गफलत की वजह से वो चोरी हो गए। फिर मैंने स्पोर्ट्स साइकिल ली थी, वो अच्छा वो चीज, हाँ वो मैंने फिर उस पे गिरे थे हम लोग। नहीं, हम सौराब पे गिरे, हम सौराब पे गिरे थे, वो भी इंटरेस्टिंग केस है। मैं फुटपाथ पे चला रहा था और मैं कह रहा हूँ मैं बैलेंस कर रहा हूँ क्या, और मैं बिल्कुल एज तुम तक आ गया फुटपाथ था। पे नहीं चला रहा था, ये बोलो, मैं फुटपाथ के एज पे चला रहा था और मैं बड़ा इमरान गोल्डन स्टाइल में ना, मैं कहा मैं बैलेंस कर लूंगा, ये इसकी पड़ी, इसने कहा कि भाई मैं तो कूद रहा हूँ, पता नहीं क्या हुआ था, दोनों डिसबैलेंस हुआ, गिरे। खैर यार एक साइकिल में हम लोग 4-4 लोग बैठते थे, याद है? एक तेरी साइकिल और एक हमारे पिछली गली में एक दोस्त रहता है उसकी हम 4 का एक ग्रुप था, और वो 4 तक हम लोग सौराब पे बैठे हैं, हैंडल तक पे बंदा बिठा के चलाया, याद है? एक आगे बैठा हुआ, एक चला रहा है, और एक पीछे धक्के देके पीछे बैठ रहा है, जहाँ उसकी हालत मतलब पाँव थक जाते थे, सांस फूल जाता था। एक साइकिल पे 4 बच्चे या लड़के आपने बैठे हुए देखे, हम बैठे हैं भाई, और हमने डिस्टेंसेस ट्रेवल किया उस पे। सही बात है, तो ये भी एक शायद कोई रिकॉर्ड होगा। हाँ। अच्छा, स्कूल के ज़माने में हम लोगों ने बहुत सारी याशियाँ मारी। हम लोग स्काउट्स में हुआ करते थे, याद है वो सीन? वो हमारे स्काउटिंग के सर होते थे, उनके पास जाके, सर वो स्कूल की जो नहीं, वो जो गार्डन है ना, वो पौधे बड़े खराब से हो रहे हैं, गोडी कर देते हैं। हाँ यार गोडी कर दो। अब वो जिस दिन टेस्ट है ना, उससे बचने के लिए वो मिस हमें सरमतीन ने बुलाया, यहाँ से ये कह के निकले, और वहां सरमतीन को, सर गोडी का आज बेहतरीन टाइम लग रहा है आजकल, और वो अंदर टेस्ट हो रहा है, हम लोग यहाँ कुदाल लेके खड़े हैं सिर्फ क्लास बंक करने के लिए। उसके उस तरह की हरकतें ये तो हमने बहुत ज्यादा की हैं। फिर ये बताएं, मुझे हैरत ना कि बतानी थी, ये दुनिया पता नहीं हमें क्या समझती थी और क्या क्या पता चलेगा इनके। ये काम तो खैर खासकर अगर मिस इशरत, अल्लाह उनको जिंदगी दे, हयात हैं, तो अगर उन्होंने किसी ने पहुंचा दी ना ये पॉडकास्ट, क्या हरकतें हुई हैं। एक दफा ऐसे निकले, और ये भी हुआ है कि यहाँ से टीचर को कुछ कहा हुआ है, वहां से सर को कुछ कहा हुआ है, और उन दोनों की आपस में बात हो गई, और हम तीसरी जगह पे बैठे हैं। तीसरी जगह पे बैठे हैं। ये क्या हमने, और वो सर मतीन ने बचाया था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने फिर बड़ी तनबीह की थी कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, आइंदा ये इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। वो क्या मजा लग गया था, चस्का लग गया था बंक्स का। भाई क्या स्कूल में बैड बॉयज की तरह घूमते थे, सारे बच्चे क्लास में बैठने में, हम लोग बाहर घूम रहे। हाँ, मतलब एक अलग ही टोर होती थी, ख्वाहिशात होती थी। बस सीनियर हो गए थे तो ख्वाहिशात होती थी। बच्चा क्या बोलता था, अब्दुल्ला भाई मेरा टेस्ट है इतने बजे से इतने बजे तक, मुझे भी किसी काम में लगा तो भाई अच्छा चलो मैं बुला लूंगा तुमको, बुला लीजिए, किसी तरह निकाल लिया। तैयारी नहीं आपने। वो बड़ी टोर थी पूरे स्कूल में। उस वक्त 4 ही लोग थे, हाँ, 2 तो ये सामने बैठे हैं, और दो दूसरे हमारे हैं, वो अली शेर और फाइक, दोनों 2-4 बस 4 ही थे बेसिकली, और हर एक यही बोलता था। और उसका भी पूरी एक चेन बनती थी, किसी एक को पहले निकलना होता था बेसिकली। वो टाइमिंग्स होती थी कि टीचर निकला, बच्चा निकला, और मतलब एक टीचर निकला, दूसरे टीचर के आने के दरमियान ऐसे टाइम्स पे निकलना है। और ना जिस दूसरे को निकालना है तो खुद नहीं आता था, वो किसी जूनियर बच्चे को पकड़ के भेजता था। हाँ, फिर वो जो इस क्लास में जाके बोलो कि इमरान को बाहर भेज दे, सरमतीन। फिर वो बच्चा जिसने गोडे पकड़े होते थे कि मुझे निकालना, उसको निकलवा के उससे काम करवाते थे। तो बड़ी हम लोगों ने बड़े शोगल लगाए, बहुत गेम चलाई। अच्छा, कॉलेज हम लोगों ने बहुत मुश्किल से ख़त्म किया। बहुत मुश्किल से इसलिए कि हम दोनों की एक ही सब्जेक्ट्स में सप्लियाँ आई हैं, क्योंकि हम एक साथ ही तैयारी करते थे, या यूँ कह लो कि एक साथ ही टाइम वेस्ट करते थे। और जब हम एग्ज़ाम देने गए तो हमने रियलाइज़ किया कि नहीं यार, ये उस ज़माने में बड़ा, या आज तक है मेरा ख्याल है यार, ये बी पेपर आ गया, जिससे नहीं होता ना वो तारीख का सबसे मुश्किल तरीन पेपर है। हाँ, ये इससे पहले पेरेंट्स से ही कन्विंस करते थे। हाँ, लड़के कह रहे हैं इससे पहले आज तक ऐसा कभी पेपर आया नहीं, तो वो वैसा हमने अपने आप को कन्विंस किया, और हमने कहा हम पेपर नहीं दे रहे। मैथ्स का तो पेपर हमने यूँ लाइनें मारी, कैंसल्ड। और हमें इतना यकीन था कि कहीं कल अखबार में आ जाएगा कि वो बहुत गलत पेपर आ गया था और मैथ्स के पेपर हमने रिवोक कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और हम दोनों फेल हो गए मैथ्स में। अच्छा, केमिस्ट्री हमने अटैम्प्ट की थी, लेकिन फिर भी फेल हो गए। बहरहाल एक इंटरेस्टिंग वाक़या जो मुझे याद है, सप्ली की तैयारी कर रहे थे, वहाँ तू किसी डिफरेंट कोचिंग्स में जा रहा था, मैं कहीं और तैयारी कर रहा था, और जब सप्ली आया, खासकर मैथ्स का मुझे याद है सीन, मैंने तुझे फ़ोन किया और तुझे हुई थी उस वक्त चिकन पॉक्स।
या समझ लो बस वो खुशकिस्मती सी लग रही थी मुझे कि यार मुझे चिकन पॉक्स हो गई, क्योंकि चलो यार मैथ्स पड़ेगा, सप्ली का मैथ्स का पेपर ही नहीं देना, मेरे पास ऑलरेडी रीजन है घर को बताने के लिए यार मैं तो बीमार हूँ, मैं कैसे। लेकिन यहाँ पे फिर तुम दोस्त बन के आ गए, वेस्पा, अब्बू की वेस्पा फिर तुम अब्बू की वेस्पा लेकर आ गए। तू बहुत वीक हो गया था, बहुत ज्यादा वीक हो गया था, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था वो, मुझे अच्छा लग रहा था कि यार चलो मैथ्स से जान छूट रही है। लेकिन अगर मैं ये आज भी, ये भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर मैं उस वक्त मैथ्स नहीं देता ना तो आज तक मैं मैथ्स ही दे रहा था। अच्छा, वहां सेंटर में पहुंचे, अब सारे सप्ली वाले आए हुए थे, याद है उसने कहा देखो बुक्स वगैरह ना और फर्रे वो निकाल दो, एक दूसरे से कॉपी कर सकते हो आप, क्योंकि वो सेंटर वालों को भी पता था सारे सप्ली वाले हैं, इन लोगों ने क्या उखाड़ लेना है एक दूसरे से कॉपी करके, तो उसमें वो खुला खाता था। और जिना कौन सा जिना कॉलेज में हमारा वो सेंटर पड़ा था, इत्तेफाक से मैं बैठा भी इसके पीछे था। हाँ, और इत्तेफाक क्या ना भी होता तब भी पीछे ही बैठना था, लड़के बैठना था, बंदा मार के बैठना था, बैठना इसके पीछे ही था मैंने, या इसके बराबर बैठना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने पहले वेट किया कि यार ये अपनी पहले मैंने अपनी एक कॉपी खत्म की, फिर तुझे पास की, फिर वो मेरे पास आई, फिर वो मैंने बराबर में रखी, फिर मैंने वो इतनी थकन थी, इतनी कमजोरी थी कि वो भी क्या कहते हैं मुझसे नहीं हो रही थी। और एक वक्त आके मैं थक गया था, मैंने कहा भाई तू ही ले ले, पास हो जाऊंगा बस मैं छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा मैं पागल हो गया, मैंने ए और बी कर लिया था, मेरे पास टाइम था, मैंने कहा चल सेक्शन बी तरह मैं करता हूँ। वो फिर मैंने एक दो सवाल तेरे अपनी राइटिंग में भी भरे हैं, और उस वक्त जब वो सिग्नेचर करने आते हैं एक कॉपी पे, वो तो उस वक्त मेरी कॉपी तेरे मेरे पास थी। वो कह रहा है आपकी कॉपी क्या है, मैंने कहा सर इनके पास है। साइन पीछे जाके, यार अजीब बात है, वो पीछे आया इसके पास और वो साइन करके चला गया अगला, मतलब कमिटेड। उन्होंने कहा था देखो फर्रे किताबें नहीं रखना, एक दूसरे से पूछ सकते हो, लेकिन हमने तो एंड लिखना शुरू हो गया था। लेकिन बहरहाल वो एक मेरी जिंदगी का बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मेरा वो मैथ्स का पेपर निकल गया, और मेरा फाइनल, और मैंने 2 पेपर निकलवाए थे उस तरह। और उसमें देखो उसमें मसला ये हुआ कि फिर परसेंटेज बिल्कुल करीब, लेकिन अब थोड़ी सी उल्टी हो गई थी, 1%, अब जितनी भी थी वो 1% इमरान की कम थी, मेरी ज्यादा हो गई थी चीट करके। खैर ये फर्क पड़ता है, मतलब चीटर जो होता है वो जरा ज्यादा आगे बढ़ जाता है, ये होता है। फिर एक टाइम आया कि वो ये जो गैप कॉलेज में आना शुरू हुआ था, जाहिर है उसमें कई रीजंस होंगे, तूने एक कोचिंग को सेलेक्ट किया था, मैंने दूसरे को, उसके बाद ये भी सीन हुआ ना कि इंटरेस्ट का भी डिफरेंस दिखना शुरू हो गया। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में बचपन से था, हॉबीज था, मैं घर पे छोटी मोटी किट्स बनाता था, तेरा इंटरेस्ट कैलीग्राफी में और इस तरह की चीज़ों में ज़रा ज़्यादा था, और जाहिर है कि तेरे और मेरे पेरेंट्स के माशी हालात डिफरेंट थे, और उसकी वजह से भी बहुत सारे डिसीजंस चेंज होना शुरू हुए। एंड आई थिंक दैट वाज द टाइम व्हेन रियलिटी स्टार्टेड टू हिट अस, कि सिचुएशन अब हम दोनों की डिफरेंट ऑब्वियस होना शुरू हो गई थी। यानी इंटर के बाद जब ये डिसीजन लेने का टाइम आया कि अब हमने कौन सी वे चुननी है, एक तो हम थोड़े से ऑब्लिवियस थे हर इंटर के स्टूडेंट की तरह कि हमें क्या करना है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था और गाइडेंस मिल नहीं रही थी। तो मेरा तो ये पर्सपेक्टिव है उस टाइम को लेके कि मैं बहुत ज़्यादा ऑब्लिवियस था, आई हैड नो आइडिया व्हाट आई वांट टू डू विद माय लाइफ। और यहाँ पे फिर जो स्टीयर हुई है मेरी लाइफ वो किस्मत ही थी। तू अपने पर्सपेक्टिव से बता कि तेरे एंड पे क्या था। नहीं, मेरे एंड पे जो तुमने कहा ना कि क्या फाइनेंशियली उसका सिचुएशन का फर्क जो आता है, शायद मैं बताऊं, मैं इस किस्म का बच्चा था या लड़का था, मैं अपने पेरेंट्स को कुछ बताता ही नहीं था, सही है, मैं शेयर ही नहीं करता था, तो उनको मेरी ज़रूरतों का मैंने एहसास ही मैंने नहीं होने दिया कि यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये मुझे क्या कहते हैं करना है, तो इसके लिए मुझे आप लोगों की इस किस्म की फाइनेंशियली हेल्प की ज़रूरत होगी या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं उनको कुछ बताता नहीं था। लेकिन इस वजह से मैंने बहुत सारे प्रोफेसर से नहीं पढ़ा कि यार मेरे पेरेंट्स पे बर्डन पड़ेगा, ये मेरा अपना ज़ाती फैसला था। आज मैं उनको बताऊं तो मुझे पकड़ के मारें कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं, बताता तो भाई हमें क्या पता कि तुझे कितनी फीस जमा करानी है, क्या करानी है, हमें तो तुम जो बोलते थे हम तुम्हें दे देते। तो उसमें मैं कहता हूँ मेरा पर्सनली ज़्यादा कसूर था कि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बताता था, मुझे पता नहीं क्यों लगता था कि यार ये बर्डन पड़ेगा मुझे। और बाकी मेजरली वाकई वहीं पर आके एक वक्त आया, वही हमारे सप्ली की वजह से एडमिशन्स बंद हो गए थे, जबकि तुमने तैयारी भी की, एडमिशन्स बंद हो गए थे, लेकिन लकीली और तुमने मेरे साथ बीकॉम शुरू कर दिया था, कॉमर्स, फिर हम लोगों ने सेलेक्ट ये किया था कि हम कॉमर्स शुरू कर दें, और हमने पढ़ना शुरू कर दिया था हम लोगों ने बीकॉम प्राइवेट। हाँ, बीकॉम भी प्राइवेट हमने करना शुरू कर दिया था कि यार चलो बीकॉम
में ले लेते हैं और एडमिशन। जिन टीचर के पास में जाना शुरू हुआ ना उसकी ट्यूशन के लिए, मेरी बैलेंस शीट कभी भी बैलेंस नहीं होती थी, क्योंकि मुझे वो डेबिट क्रेडिट समझ ही नहीं आता था। मेरा माइंडसेट नहीं था ना, वो फील्ड ही नहीं था। मुझे फिजिक्स में मजा आता था, exactly. मुझे केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स में, मैथ्स में मजा आता था, आना शुरू हो गया था, या यूं कह लें। लेकिन फिर लकीली देखो माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने तुम्हारा जो हिसाब के, अल्लाह ताला ने, फिर हमने प्लान वही किया हुआ था, अल्लाह ताला ने कुछ तुम्हारे लिए और बेहतर प्लान किया हुआ था, तो तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह यूआईटी में एडमिशन मिल गया था। एक किस्सा मैं छोटा सा शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि जिन टीचर के पास मैं जा रहा था ना, वो मेरे भाई को पढ़ाते थे, जावेद को, और मैंने कहा यार मैं भी प्राइवेट ट्यूशन ले लेता हूँ उनसे, मैं साथ जाना शुरू हुआ। एक सवाल किया, उसमें से मैंने वैल्यूज़ निकाली, उन्होंने मेरा रजिस्टर पकड़ा, कभी मुझे देख रहे हैं, कभी रजिस्टर को देख रहे हैं, कह रहे हैं इमरान तुमने जो है वो जब तुम प्रोफेशनल लाइफ में आओगे, तुम अपने फादर के बिजनेस में जाने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? मैंने कहा नहीं सर, मेरा बिजनेस का कोई इरादा नहीं है। मैं उस वक्त भी श्योर था कि मुझे नहीं करना। कहते हैं ये बहुत अच्छा डिसीजन है फादर के बिजनेस के लिए। हाँ, क्योंकि अगर तुम उनके बिजनेस में गए तो वो डबो दोगे, क्योंकि आई हैड नो आइडिया व्हाट आई वाज डूइंग, टू बी ऑनेस्ट। आई वाज जस्ट पासिंग टाइम। यानी वो चुभने वाली नजरें होती है ना, आपको कह कोई कुछ नहीं रहा होता, लेकिन हर एक क्वेश्चन मार्क्स होता है इमरान करदा की पे आजकल। वो बड़ा एक, आप इंटर वाले बच्चे के लिए ना लाइफ पाकिस्तान में बड़ी टफ है। इस पे हम अलग से एक पूरी पॉडकास्ट कर सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट। सही बात है, क्योंकि पूरा आपका फ्यूचर उस पे बेस कर रहा होता है यार। वो वाला टाइम होता है टिपिकल, घर में बैठा है तो पूरा दिन निकम्मा बैठा रहता है घर में, बाहर जाए तो इतना आवारा हो गया, उसको कोई वे ही नहीं है, उसके पास कोई क्लब्स नहीं है जहाँ पे वो जाके फुटबॉल, क्रिकेट, ये वो चीजें ट्राई कर सके। कहाँ है बताओ? और आज तो कराची में जो थे वो भी चाइना कटिंग की नजर हो गए। तो अपॉर्चुनिटीज करने के लिए इंटर टाइप के बच्चे के पास कुछ ज्यादा है नहीं इधर, अगर वो पढ़ाई के साथ कुछ करना चाहे उसके अलावा, या अनफॉर्चुनेटली अगर पढ़ाई में नहीं इतना अच्छा चल सका तो उसके पास ऑप्शन बी कोई नहीं है। जैसे इवन नाउ व्हेन आई सी इट इन जर्मनी, उनके पास ऑप्शन होता है कि वो प्रैक्टिकल, उनका एक सेकंड टियर है जिसके अंदर वो आपको हैंड्स ऑन किसी कंपनी में ले लेते हैं, जिसमें आपको कोई स्किल सिखाते हैं, और उसकी बेस पे आपको, उसकी क्लासेस नहीं हो रही होती बाकायदा थ्योरेटिकल वगैरह, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन वो आपको एक स्किल की बेस पे आपको फिर वही जॉब्स भी ऑफर करता है। तो दे स्टिल हैव अ वे, और वो एक रीजनेबल लिविंग बहुत अच्छी मतलब बना लेते हैं उससे अपनी लाइफ। फिर मुझे याद आया कि बेसिकली हमारा जो गैप जो आना शुरू हुआ था ना, वो एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी से, क्योंकि तुम फिर वहीं हम चेंज हो गया ना, तुम चले गए साइंस की साइड पे, ठीक है, तुम करने लगे क्या होती है वो इंजीनियरिंग की कौन सी होती है, ई-कैट, तुम ई-कैट करने लगे, और हम जो थे वो सीए वाली साइड पे चले गए कि चलो यार हम कॉमर्स में देखते हैं कुछ। तो यानी ये कॉमन है कुछ दोस्तों में, जब आप ग्रो अप करते हुए अपनी फील्ड चूज करते हैं तो बहुत सारे लोगों की जो बेसिकली दोस्ती की राहें जुदा होती हैं, उसमें वो जो इंटरेस्ट बचपन से चल रहे होते हैं तो उनका यहाँ पे आके एक डिपार्चर होता है। मुझे जो पहले जो एक मिसिंग फील हुई ना तुम्हारी या दोस्ती में, डिफरेंसेस तो नहीं कहूँगा, मतलब एक गैप जो मैंने बहुत मेजरली गैप महसूस किया, वो तुम्हारे यूआईटी के एडमिशन के बाद महसूस किया, क्योंकि तुम्हारे बिल्कुल वहाँ की एक अलग किस्म की, एक जाहिर सी बात है नए दोस्त बन गए, फिर नए दोस्त बन गए जो कि मेरे भी दोस्त बन गए, ऐसा नहीं, जाहिर सी बात है वो तुम्हारे रेफरेंस से बने, और लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार मेरा दोस्त जो है वो बेसिकली क्या डिवाइड हो गए, मुझे ऐसा लगा मेरी दोस्ती जो है वो बकिया दोस्तों में जो है वो डिवाइड हो गई। तो मुझे मेजरली वहाँ से फ़र्क महसूस होना शुरू हुआ था कि यार अब जो है ना, अब हमारी राहें जो हैं वो अलग हो रही हैं, क्योंकि ऐसे तो तुम्हारी मसरूफियत अलग हो गई, अब तुम सुबह जा रहे थे, शाम आ रहे थे, फिर जाहिर सी बात है तुम्हारे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी होते थे, कभी तुम एक दोस्त के बैठे हो, दूसरे दोस्त के बैठे हो, मैं उस कंपनी को मैं मतलब शामिल भी नहीं हो सकता था और एंजॉय भी नहीं कर सकता था कि यार क्योंकि मेरी फील्ड ही अलग थी। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग जाके ना अलग हो गए थे। फ्रेंडशिप, ये तो बात तय है कि उसके लिए दोनों का एक जैसा मिजाज होना ज़रूरी नहीं है। बहुत कंट्रास्ट पर्सनैलिटीज़ के लोग एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। अच्छा, और मेरी इस पॉडकास्ट के लिए जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने कुछ लोगों से बात की और मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान का ही कोई बहुत बेहतरीन दोस्त हो भी। कुछ लोग पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं जब उनको, वो एक्वेंटेंसेस तो रहते हैं जिनको आप कह सकते हैं, लेकिन वो जो एक तू वाला दोस्त होता है ना, जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और जिसके साथ हर चीज़ शेयर हो रही होती है, हाँ,
वो कुछ लोगों का नहीं नहीं होता एंड दे आर फाइन विद इट। वो शायद बिल्ड ऐसे होते हैं कि उसको उनकी ज़रूरत उनको नहीं होती। तो ये तो तय हो गया कि कंट्रास्ट पर्सनैलिटीज समटाइम्स मे बी इवन कैन बी बेटर फ्रेंड्स, क्योंकि वो एक दूसरे को नई नई चीज़ें दोनों के एक दूसरे। लेकिन अब ये एक टेस्ट भी होता है, क्योंकि दो लोगों की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, उनके पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट हैं। कुछ लोग कुछ चीज़ों को अहमियत देते हैं, लोग उन चीज़ों को अहमियत नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल हम दोनों के केस में मुझे आज भी याद है कि मुझे कभी इस बात की केयर नहीं होती थी कि किसकी बर्थडे आ रही है। इवन मुझे अपनी बर्थडे याद नहीं रहती थी एंड आई नेवर केयर्ड, मुझे समझ नहीं आती थी। आज भी मैं एक्सट्रीम नहीं हूँ इस मामले में कि मुझे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करनी, बट आई डोंट गेट द आइडिया कि इसकी बेस पे कोई किसी के साथ नाराज़ हो सकता है वो। एंड ऑन द अदर हैंड यू हैव बीन रियली सेंसिटिव अबाउट इट। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होता था कि तुमने किसी को विश किया, टाइम पे किया, पहले किया, लेट किया, किसी ने तुम्हें विश किया नहीं किया। और वहां पर एक आज जगह बड़ा फ्रिक्शन रही है। तो हाँ मेजरली ये बड़ा डिफरेंस था। मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में गैर ज़रूरी तौर पे मैं कह सकते हैं आप, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा वो था। मेरे लिए दिनों की बहुत अहमियत थी। एक वक्त था कि मेरे लिए दिनों की अभी आज भी अहमियत है। वैसा नहीं कि मैं किसी का कोई दिन भूल गया हूँ। मुझे आज तक अपने तमाम दोस्तों के तमाम इम्पोर्टेंट डेज जो हैं वो याद है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब मैं थोड़ा सा अलग तरह से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। लेकिन उस वक्त तुम बेसिकली ना, मसला यहाँ होता है, यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस का मसला होता है। ठीक है, मैं अगर तुम्हारे साथ कुछ कर रहा हूँ ना, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम करो, उससे बेहतर ना करो, कम से कम उतना तो कर दो ना। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि आप सामने वाला आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा होता जाए, उसकी अपनी एक लाइफ। अच्छा, और दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि चूंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि जब मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, exactly, तो तुम्हारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट? तो दोनों का पर्सपेक्टिव बड़ा एक दूसरा का कंट्रास्ट हो जाता है। और वो टाइम मुझे भी ये समझने में बहुत वक्त लगा कि यार इफ इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू मी, इट डजंट मीन कि इट डजंट हैव टू बी इम्पोर्टेंट फॉर यू, सो आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट। और बिल्कुल इसी का देखो डिफरेंस ये हुआ कि मैंने रियलाइज किया कि यार अगर इसके लिए ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इन बेसिस पे इससे नाराज होके बैठ जाऊं, ठीक है, और अपनी दोस्ती खराब करूं या खत्म कर दूं, तो सही है। हम तो इसका मतलब है कि फ्रेंडशिप के टेस्ट्स की अगर बात करें तो पहला जो चीज आपको इम्तिहान में डालती है, जब आप ग्रो अप हो रहे होते हो, बचपन में आप बहुत जबरदस्त फ्रेंड्स हो, लेकिन जब आप ग्रो अप हो रहे होते हो आपकी पर्सनैलिटीज एक डिफरेंट डायरेक्शंस में ग्रूम हो रही होती हैं, और उस वक्त आपके पर्सपेक्टिव का जो डिफरेंस होता है उसमें हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से इनलाइन ना हो, और ये एक सेंसिटिव सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप बहुत छोटी सी बात पे भी किसी दोस्त के, बहुत पुराने दोस्त के साथ झगड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह समहाउ हमको ओवरराइड कर लिया एक दूसरे की बर्दाश्त से, या बेशक लड़ झगड़ के भी, या इवन दो मे बी वी वर सो कनेक्टेड कि वो चीज़ें बेशक तकलीफ दे रही होंगी, लेकिन वो इनफ रीजन नहीं थी फॉर अस टू टेक एक दूसरे की नीड इतनी इंपॉर्टेंट थी ना हमारे लिए कि हम लोग के लिए क्या कहते हैं ये चीजें फिर मैटर नहीं करती थी। मैं रिएक्शन देता था, मुझे याद है मैं रिएक्शन देता था, मैं अजीब सा हो जाता था, मैं नीचे से चला जाता था कि तुम्हारे घर में माशाल्लाह सारे ही दोस्त थे मेरे, तो आया बैल बजाई, जो काम किया कराया, सलाम दुआ किए, चले गए। मतलब नहीं मिल रहे इमरान से, नहीं मिल रहे, एक आध रिएक्शन दे दिया, लेकिन फिर क्या है कि यार नहीं यार छोड़ो, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, खैर है, मेरे लिए इमरान इंपॉर्टेंट है। तो ये फिर रियलाइज करना शुरू किया, मेच्योरिटी आती है वक्त के साथ, चीज़ें फिर वही बात आ गई कि दोस्ती ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन चीज़ों से। और ये मैं ओवरऑल दुनिया मैसेज, यही इसमें एक मैसेज भी आएगा इस चीज़ में कि यार इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं करना चाहिए। आप खाली खुली जो है वो हर्ट होते हो, तो बस आप बहुत कूल रहना चाहिए आपको। आप जिसके लिए जो कर सकते हो आप करो, और वो आपका कर दे तो बहुत अच्छी बात है आपके हिसाब से। अगर नहीं करे तो कोई ऐसा मसला नहीं इसमें। अपनी मतलब आप ऑब्लिगेशन नहीं बना सकते मेरे ख्याल में। अगर आप कोई किसी चीज़ को किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो ये जनरल रूल है, आई थिंक फ्रेंडशिप के लिए नहीं, फ्रेंडशिप फैमिली हर एक के लिए होना, हर ये किसी के लिए आप ऑब्लिगेशन। तो खैर यूनिवर्सिटी के टाइम पे हमने बात की, वहाँ पे हमारे जाहिर है फिर तू आ गया IBA वगैरह की साइड पे। नहीं, मैंने दिया था CA के लिए दिया था। वहाँ पे फिर मेरा क्या कहते हैं हो गया था, टेस्ट में मेरा आ गया था। लेकिन फिर वही मेरी गलती कि मैंने कहा यार मैं CA में आ तो गया हूँ, लेकिन फिर ये मेरे पेरेंट्स पे बर्डन पड़ेगा, तो फिर मैं यहाँ पे चुप हो गया। ठीक है, फिर मैंने कहा सिंपल BCom करता हूँ मैं। ठीक है, नहीं, और इंजीनियरिंग का डिसीजन मेरे लिए भी इजी नहीं था, बट आई हैव ऑलवेज बीन अ बिलीवर ऑफ कम्युनिकेशन। और हमारा ब्रिंगअप ऐसा हुआ कि हमें
मतलब मैं स्ट्रेट अवे अब्बा के पास चला गया था और मैंने कहा भाई आप, मेरा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकता था एडमिशन विद द परसेंटेज दैट आई हैड। उनसे मैंने स्ट्रेट अवे पूछा था कि यार आप मेरी एजुकेशन पे इस टाइम पे कितना अफोर्ड कर सकते हो। और उस वक्त मुझे पता था बिजनेस की सिचुएशन हमें समझ आना शुरू हो गई थी कि अब डाउनफॉल में है, तो मुझे पता था मैं ज़्यादा बर्डन नहीं कर सकता। तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया कि इतना मैं तुम्हारी एजुकेशन पे पर मंथ स्पेंड कर सकता हूँ। और जाहिर है कि वहाँ पर मेरे ऊपर प्रेशर भी था कि अब मैं पैसे भी खर्च करवा रहा हूँ उतना ज़्यादा। इसमें भी इमरान एक हाँ मैसेज छोड़ा इस बात से पहले हाँ मैं बोलूँगा कि यार मैं सबको ही बोलूँगा कि यार आप अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड रहो। हाँ, सही है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये और मैंने उनसे शेयर करो कि शेयर आप फील क्या कर रहे हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में लोगों को एक्सप्रेस करना बच्चों को नहीं सिखाया जाता, उनको कम्युनिकेट करने के लिए इनकरेज नहीं किया जाता। और ये बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से पूरे पूरे कैरियर्स जो हैं वो दाव पे लग जाते हैं। सही है, जैसे तुम थे, तुम क्या कहते हैं कनेक्टेड थे, हाँ तुमने जाके डिस्कस किया, हाँ मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं डिस्कस नहीं कर सका। ऐसा हाँ नहीं कि मैं डिस्कस करता तो हाँ। अब्बू जो हैं वो कहते हैं कि यार अभी कुछ कुछ बुरा भाई कहते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये होता ना हाँ, कि मेरे अब्बा भी बोल सकते थे कि भाई मैं नहीं मैं कर नहीं करता, सकता, फिर तुम तो बीकॉम ही कर मैं रहे हो तो बीकॉम करता या मैं कहता ओके मुझे कराची यूनिवर्सिटी में फला डिपार्टमेंट में हाँ जो हाँ मेरी कराची। परसेंटेज की रेंज में आ रहा है पसंद का है या नहीं है, मैं हम्म, एडमिशन ले लेता और हाँ, शायद। तो ये बस मैं कहूँगा कि अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड रहना चाहिए। हाँ खुद ही अखज़ नहीं करना चाहिए कि यार हाँ मेरे वालिदैन के ये हालात होंगे हाँ, तो सही है, मैं फिर क्यों बर्डन मैं करूँ। अपने फ्यूचर को मैं उसको क्या कहते हैं दाव पे लगा दूँ। दाव पे लगा। डिस्कस ज़रूर करना चाहिए, हाँ। पूछना ज़रूर चाहिए, और उससे बेहतर कुछ कोई जो बेहतर सूरत हाल हो, ये हम्म मैंने अपना ज़िंदगी में सीखा है कि बेहतर सूरत हाल में आप जो उस बेस्ट जो बेस्ट आप कर सकते हो उस वक्त आप हम्म अवेलेबल जो भी कर सकते हो आप, तो वो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन ये कि इस तरह चुपचाप खुद ही अखज़ नहीं करना चाहिए यार मेरे ऐसा नहीं हो सकेगा। फिर एक और टेस्ट आता है जब बाज़ दफ़ा दोस्तों में से किसी एक दोस्त को या बाज़ दफ़ा दोनों को मुल्क या शहर छोड़ना पड़ता है, और हमारे केस में भी यही हुआ। सबसे पहले मैं पहली जॉब के लिए इस्लामाबाद चला गया। तो पहले मैं अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। और इस पे हर कोई बात करता है जब आप शहर चेंज कर रहे होते हैं, कंट्री चेंज कर रहे होते हैं, कि यार फैमिली को मिस करोगे, यार तुम्हें सिकनेस, होम सिकनेस तो नहीं हो रही। एक चीज़ जिस पे ज़्यादा बात नहीं करते वो लोग, फ्रेंडशिप सिकनेस। और मेरा ख्याल है कि वो कई लोग रियलाइज़ भी नहीं कर रहे होते कि असल में सिर्फ फैमिली को मिस नहीं कर रहे होते, फैमिली को तो ऑफ कोर्स कर रहे होते हैं, लेकिन आपके साथ अगर कोई बहुत ऐसा आपका दोस्त है जिसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा बाइंडिंग रही है, या कुछ ऐसे एक से ज़्यादा दोस्त हैं, तो आप उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और आपकी वो जो शामें थड़े पे बैठ के गप्पे मारते हुए गुजर रही होती है, या कमरे में बैठ के फजूलियात कैरम खेलते, सर्दियों में बैडमिंटन खेलते हुए रातें गुजर रही होती हैं, अब वो आपके एक नया सेट ऑफ दोस्त होता है। और वहाँ पे नए चैलेंजेस होते हैं, उनसे आप रिलेट नहीं कर पा रहे होते, उनसे बचपन के किस्सों पे रिलेशन नहीं बन रहा होता। आप ऐसे कोई कॉमन दोस्त जिसकी आपको कोई बात याद आ जाए, वो आप उसके साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि उसको, उसने आपके साथ वो वक्त नहीं गुजारा। तो मैं तो जब इस्लामाबाद गया था तो द बिगेस्ट थिंग दैट आई मिस्ड वाज, मैं 3 महीने बाद वापस भाग के आ जाना चाहता था जब मेरा प्रोबेशन ख़त्म हो रहा था, 3 या 6 महीने जो भी था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं तो सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। तो आई वॉज रियली मिसिंग यू एंड अदर फ्रेंड्स ऑफ कोर्स और फैमिली। तेरा जो पर्सपेक्टिव है वो इसमें क्या है जब एक्सपेट्रिएट होता है, आपको दूर फिजिकली जाना पड़ता है, तो उस वक्त क्या फीलिंग्स और। इसमें देखो वाकई ये तुमने जो अभी टर्म यूज़ किया ना, तो शायद ये सब सुनने वालों के लिए भी पहली दफ़ा ये टर्म आई होगी जहन में कि होम सिकनेस तो हो रही है, लेकिन फ्रेंडशिप सिकनेस के बारे में वाकई कोई बात नहीं करता। मेरे साथ जब तुम, हमारे साथ ये मसला हुआ कि जब तुम चले गए इस्लामाबाद तो फिर वे बिल्कुल ही फारिग हो गए। पहले चलो पढ़ाई के दौरान तो चलो रात में मिल रहे हैं, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं, अब शक्ल देखने को भी तरस गए। और उस वक्त ना कोई व्हाट्सएप का ज़माना है कि आपकी जो है वो कॉल हो रही है, आपने चेहरा ही देख लिया। जब मैं इस्लामाबाद चला गया उसके कुछ अरसे बाद मैं सिंगापुर चला गया था। हाँ और आई थिंक ड्यूरिंग दैट टाइम तुम हाँ, चले गए मैं थे फिर सऊदीया मूव हो गया था। सऊदी में हुए। हाँ तो और मुझे वहाँ पे जाके यही बहुत बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। और तुमने तो कहा कि तुम 3 महीने और तुम 6 महीने इंतज़ार कर रहे थे। मैं इंतज़ार कर रहा था कि मेरा अकामा आए और मैं उम्रा करूँ और वापस, मतलब मेरा उस वक्त 1 महीने में ये माइंड बन गया था कि यार मैं यहाँ नहीं रह सकता। यहाँ पे मेरी सोच के और मेरे मेरे जैसे लोग नहीं है, माहौल नहीं है, बहुत बिल्कुल ही चेंज था। तो मैं तो अपने अकामे का इंतज़ार कर रहा था कि यार वो आ जाए, क्योंकि उसके बगैर मैं एग्जिट नहीं कर सकता था। तो मेरा तो यही सोच बन गई थी कि बस मेरा 1 महीना मेरे पास है और मैंने वापस जाना है, अपने दोस्तों के पास जाना है। और फिर
मैं यहाँ पर आता भी था तो तुमसे मुलाकात नहीं होती थी क्योंकि तुम सिंगापुर होते थे, लेकिन यहाँ पे जो बाकी दोस्त थे, तो यकीन करो मैं सबको पकड़ पकड़ के हर मुलाकात में पूछा होता था कि यार मैं वापस आना चाहता हूँ, ठीक है, अपने दोस्तों के पास वापस आना चाहता हूँ, तो क्या मैं ये सही कह रहा हूँ? और मैं अपनी मतलब का आंसर चाह रहा होता था कि सामने वाला जो है मुझे मेरी मतलब का आंसर कर दे, कि कोई मुझे कह दे कि हाँ यार तुम सही करो वापस आ जाओ। लेकिन किसी बेगैरत दोस्त ने मेरे ये नहीं कहा कि हाँ यार तू सही कर रहा है वापस आ जा। सबने कहा नहीं नहीं यार पागल है कि वापस आके यहाँ पे क्या करेगा, भाई वहाँ सेट है आराम से, बस बड़े हो गए, सही है, लाइफ को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। वो उस वक्त उन लोग सही सोचती, लेकिन जब मैं वापस जाता था तो मैं ये सब सोचता था कि यार फिर मैं अकेला हो गया। असल में ये बात भी फैक्ट है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर साथ रह रहे होते तो शायद रिलेशनशिप फिर भी उतना ही स्ट्रांग रह पाता। फैमिली, शादियां हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, मसरूफियात डिफरेंट हो जाती है, लेकिन क्या पता रह भी जाता है। अच्छा, अगर चैलेंजेस की बात करूं उस सूरत में, तो मेरे लिए तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि पहला चैलेंज ये था कि यार वो आपको फ्रिक्वेंसी नहीं मिल रही, मतलब आप एक्वेंटेंसेस तो बन गई लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है। ये कह सकता हूँ कि अब जाके जर्मनी में कुछ ऐसे दोस्त बन पाए जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहा, जिनके साथ एज डिफरेंस था भी या कह लो कि कम था, और शायद ये वजह होगी, और दूसरी वजह ये कि वो बहुत ज़्यादा कैजुअल थे, और उनके साथ फिर थोड़ा सा एक आइस ब्रेक हुई तो अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार थोड़ा सा आगे जाके भी अच्छी दोस्तियां बन सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके जो बचपन के दोस्त अगर अलहदा हुए तो बाबा आप यू आर अ लॉस्ट कॉज, ऐसा कोई मुझे वो नहीं लगता। लेकिन अब जैसे दूसरे कंट्री में चले जाते हैं तो कल्चरल शॉक का भी एक है। मुझे अब याद है मैं सिंगापुर में मास्टर्स कर रहा था, और वहाँ पर यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए थे, लेकिन फिर भी सिंगापुरियंस की तादाद ज़्यादा थी। इत्तेफाक ऐसा था कि पहले एक दो प्रोजेक्ट्स में मुझे सिंगापुरियंस की ही टीम्स थी जिनके साथ काम करने का मौका मिला या मुझे प्रोजेक्ट करना था। और वो ज़ाहिर है हमारी इंग्लिश पे एक पाकिस्तानी उर्दू लैंग्वेज का, या आप कह लोगे जो इंडियन वो उर्दू का बेसिकली इन्फ्लुएंस होता है वो उसको आता है। उसी तरह सिंगापुर में जो एक्सेंट है उसमें चाइनीज़, मलेशियन, इन सब के कुछ तो वर्ड्स भी ऐड हुए हैं और कुछ उसका एक्सेंट का इन्फ्लुएंस भी आता है। तो बाज़ दफ़ा वो लोग कुछ जुमले कहते थे और हंसते थे और मुझे वो समझ ही नहीं आता था, और मुझे प्रिटेंड करना पड़ता था कि मैं वो उनका जोक एंजॉय कर रहा हूँ। तो इट वाज अ वेरी पेनफुल टाइम, स्पेशली शुरू में, क्योंकि वो फिर उस एक्सेंट से यूज टू होना शुरू हुआ मैं। तो मुझे समझ आया कि यार किस लफ्ज़ को ये किस तरह अदा कर रहे होते हैं, और जाहिर है उनको भी मुश्किल होती होगी शायद जब मैं बात करता हूँ, क्योंकि मेरे लहजे में उर्दू का इन्फ्लुएंस होगा, या वो जो इंडियन एक्सेंट जिसको कहते हैं इंग्लिश का, वो उनको फील होता होगा। तो ये भी एक चैलेंज है, मतलब जब तेरे साथ मेरा ख्याल है तू अरब मुल्क में था हाँ तो। मैंने तो बहुत ज़्यादा फील किया था जब मैं यहाँ से जा रहा था, तो मैं अपने एक दोस्त से जाके मिला, मैंने कहा यार वहाँ की लैंग्वेज तो भाई अरबिक है, तो क्या क्या करूँगा? तो कहेंगे तुम इंग्लिश में बात करना। हम्म तो मैंने कहा अच्छा इंग्लिश में बात, अब फिर वही बात, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हम यहाँ पे आप अमूमन जो है वो इंग्लिश जो है वो इतनी फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं होती बेसिकली, ज़्यादातर जितनी भी कन्वर्सेशन हो रही होती है, ऑफिशियली कन्वर्सेशन की बात करें, आप ईमेल्स की बात करें तो वो तो ज़रूर एक इंग्लिश में हो रही होती है, लेकिन अगर हम अमूमन अमूमी तौर पे बात कर रहे हैं, कलीग्स आपस में बातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो वो उर्दू में हो रही होती है। तो मेरे 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 क्वेश्चन मार्क था कि यार मैं क्या करूँगा, बिल्कुल ही फारिग में जा रहा हूँ, वहाँ मुझे अरबी बिल्कुल भी नहीं आती। तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम जब वहाँ जाओगे तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि उनकी इंग्लिश जो है वो किस लेवल की है, हम्म ठीक है? तो ये मेरे लिए उस लेवल तक मैनेज करना, उस लेवल तक पहुँचना मेरे लिए, ये मैं 2007 की बात बता रहा हूँ, बहुत मेरे लिए मुश्किल हो गया था। और मुझे अपने लेवल से, जो भी मेरा लेवल था उससे मुझे बहुत ज़्यादा नीचे आना पड़ा था कि ताकि मैं उनको अपनी बात समझा सकूँ। अगर मुझे अरबी नहीं या आती, स्किप करना, जो हाँ, ग्रामर हमने पढ़ी हुई हाँ, है बस उसको उनको स्किप बेसिकली करना। आप वहाँ उनको समझा देनी है बात, और हम्म उनकी बात जो है उनके हिसाब से समझ लेनी है। हम्म तो उसकी उसका ये इम्पैक्ट मेरी पर्सनैलिटी पे ज़रूर पड़ा कि मेरी इंग्लिश जो है ना बहुत ही फारिग हो गई। वहाँ हम्म जाके मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा फारिग हो गई। हम्म और अब मुझे लगता है कि अब मैं किसी से बात भी करता हूँ तो मुझे लगता है यार शायद मैं वही जो वहाँ से सीख कर आया हूँ ना, तो हम्म मेरा स्टैंडर्ड वही हो गया, मैं उसी लेवल पे बात करूँगा, हम्म जबकि ऐसा नहीं है। हम्म रिटन इंग्लिश मेरी है, वो अक्सर लोग करेक्शन वगैरह करा देते हैं, लेकिन मुझसे अब बात नहीं होती यहाँ पे किसी से कि यार मैं इंग्लिश में बात करूँगा तो यार वो ऐसा ना हो तो वो सुन ले यार क्या अरबिक इंग्लिश बोल रहा है। तो हम्म ये वाकई ये एक लैंग्वेज बैरियर जो रहता है ना सबसे बड़ा, जब हम किसी दूसरे कल्चर में जाते हैं या दूसरे हम्म मुल्क में जाते हैं, तो ये हमें बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। इस तरह वहाँ अब वहाँ पे भी मल्टी कल्चरल और क्या कहते हैं, मल्टी क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल सारे लोग हैं।
अब आप फिलिपिनो से बात करें तो एक अलग स्टाइल में आप उनका, बात करें, वो आपसे खैर मैं क्या बोलूँ, हाँ वो आपसे अलग बात करेगा तो आपको उसके अंदाज में बात करना है। हाँ इंडियन और हमारी पाकिस्तानी एक अलग एक हम्म बात है। इजिप्शियंस अलग तरीके से इंग्लिश में बात करते हैं, सीरियंस अलग से, हम्म। लेबनीज अलग में बात करते हैं, तो सबकी इंग्लिश और सबकी सब कुछ अलग है। अब तो जाहिर है उसमें जब मैनेज आप करना। लैंग्वेज ही उस तरह कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो जाहिर है कि वो उस लेवल की दोस्ती बनाना तो फिर सही, बहुत एग्जैक्टली आगे की बात है। हाँ, तो वो और फिर अच्छा, मैंने बाहर ये चीज़ें देखी, तुमने भी शायद महसूस की होंगी कि एज अ पाकिस्तानी वहाँ पे उसके बावजूद हम बहुत क्या कहेंगे कि हम डिवाइड बहुत थे एज हम्म अ पाकिस्तानी। मुझे नहीं पता कि तुम्हें वहाँ पे किस तरह के लोग मिले, किस हम्म तरह के पाकिस्तानी मिले। मैं अपना एक्सपीरियंस तुमको शेयर करूँ कि मैंने जो महसूस किया ना, वहाँ पे हमको इस तरह बात की जाती थी, ये कराची वाला है, ये हाँ हाँ लाहौर वाला है, ये हाँ इस्लामाबाद, जबकि हैं हम सब पाकिस्तानी, हम्म। लेकिन हमको इस तरह ट्रीट किया जाता था, ये कराची वाला है, ये लाहौर वाला है, मैं लाहौर वाला हूँ, वो इस्लामाबाद वाला है। ये मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा, महसूस किया। फॉर्चुनेटली कह लो, मेरा जिन लोगों से राब्ता रहा है वो जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस टू नो वेयर फ्रॉम वेयर यू आर हम्म। पूछते तो हैं, बट आई डोंट थिंक दे चेंज देयर बिहेवियर बेस्ड ऑन फ्रॉम वेयर आई नहीं, एम। मैंने महसूस किया। अच्छा, हो मैंने ये सकता है कि महसूस किया वहाँ क्योंकि कुछ लोगों का, वो ज़रूर हर बंदा पूछना चाहता है, यार आप कहाँ के हैं, वो बोले हाँ मैं वो मैं तो एक लाहौर का हूँ, वो तो जेन्युइन अलग सी बात है, चीज़ है। अच्छा लाहौर के हैं। लेकिन वहाँ ग्रुपिंग मैंने महसूस की, यहाँ पे हाँ ग्रुपिंग हाँ बनी हुई थी कि लाहौर वाले हम्म एक साइड पे, इस्लामाबाद वाले एक साइड पे, कराची वाले एक साइड पे। तो हम्म ये मैंने यहाँ पे चीज़ें देखी, जबकि मैंने और दूसरे कंट्रीज़ में ये सब कुछ नहीं देखा। हाँ। अगर मैंने इजिप्शियन देखा तो वो इजिप्शियन देखा, वो आपस में बात नहीं करता इवन कि आप सिंगापुर में कायरो भी, के हो, कि यार आप कहाँ के हो, हाँ सही है, वो आपस में बात नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ ये ज़रूर कल्चर हमने देखा। तो हम्म, इस वजह से भी दोस्तियाँ मेरी जो है ना, वो सही नहीं मानों बन में पाई। नहीं बन पाई। जब चीज़ें यहाँ इस तरह की आ जाए ना कि यार हम्म। मैं एबटाबाद का हूँ, तुम कराची के हो, तो अच्छा, नहीं। दोस्ती दोबारा बनने में जब आप शादी हो चुकी होती है हम्म। ना, आपकी शादी, बच्चे भी हो गए, हम्म। अब दोस्ती को एक और चीज इन्फ्लुएंस करती है बहुत ज्यादा। हम्म। अब आपकी फैमिली की दोस्ती बननी हम्म। चाहिए, यानी दोनों मियाँ बीवी का दूसरे कपल के साथ कंफर्टेबल होना हम्म। ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा मियाँ को मियाँ पसंद है, बीवी को उसकी बीवी पसंद नहीं आ हम्म। रही, यानी उनकी दोस्ती नहीं हो हाँ, पा रही। ज़रूरी नहीं तो है अब ना। आपकी फैमिली गैदरिंग नहीं बन पाएगी ना, बिल्कुल और ऐसा है। जब वो नहीं होगी तो फिर आपकी मुलाकातें नहीं हो पाएंगी। सही बात। तो ये क्लिक होना भी फिर एक उसको टफ कर देता है कि हम्म। दोबारा दोस्ती बनने को। हम्म। और फिर उसके बाद बच्चे हो जाते हैं तो फिर आप ये देखते हैं कि यार किसके बच्चों के बच्चों किसके का साथ। एज ग्रुप हाँ। जो है वो मैच हो रहा है। तो हाँ। आपके फिल्टर्स बढ़ते चले जाते सही हैं। बात है। पहला फिल्टर आपका अपनी फ्रिक्वेंसी मैच होना, फिर आपके स्पाउस की फ्रिक्वेंसी उसके सही बात। स्पाउस से मैच होना, फिर आपके बच्चे सेम एज के, ताकि आप एक तरह की एक्टिविटीज करें। तो ये टफ से टफ होता जाता है। ये बात और है। कितना इंपॉर्टेंट होता है दोस्त का होना तुम्हारे ख्याल में? यार ये तुमने ऐसा सवाल पूछ लिया कि जिसको बताने के लिए मेरे पास क्या, तुम्हारे पास भी अल्फाज नहीं होंगे। हम्म क्योंकि मेरे लिए दोस्ती कितनी इम्पोर्टेंट रही या हो गई, ये मुझे खुद अंदाज़ा नहीं हुआ। और बहुत लकी होते हैं जिनको आपकी पसंद के लोग मिल जाएं हम्म बहैसियत दोस्त। ठीक है, हर एक को नहीं मिलते, ये हम शुरू में बात कर चुके हैं हम्म कि हर एक को नहीं मिलते। बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ होती हैं, आपको देनी पड़ती हैं, सामने वाले को देना पड़ती हैं। लेकिन अच्छे दोस्त मिलना, दोस्त तो फिर सभी होते हैं, हम लोग सब समझ रहे होते हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं वो हमारा दोस्त बन गया। लेकिन जो दोस्त होता है ना, वो दोस्त का मिल जाना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो हर एक को नहीं मिलता। तो मेरे लिए दोस्ती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज मेरी शख्सियत में अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं, ठीक है, तो उसमें मेरे दोस्तों का बहुत 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 बड़ा हाथ है उसमें। फिर मेरी प्रैक्टिस है, हाथ उनका ही है, उन्होंने ही पुश किया है। आज हम्म। अगर मैं किसी मकाम पे खड़ा हूँ तो अपने दोस्तों की वजह से खड़ा हूँ। तो वाकई दोस्त अगर अच्छे हों तो दोस्त बना देते हैं। ये छोटी बड़ी एक्स्ट्रा बात है, लेकिन मैं बताऊं कि अगर मैं शायद तुमसे नहीं मिलता, या मेरा स्कूल चेंज नहीं होता, या मेरी दोस्ती चेंज नहीं होती, तो आज दो काम होते। या तो मैं भी पान मावा गुटखा खा रहा होता, ठीक हम्म है। दूसरा काम, या तो मैं वो है शहदा कब्रिस्तान यासीनाबाद में, ठीक है, यहाँ पे वहाँ पे मेरी तदफीन हो चुकी होती, सियासी हम्म तौर पे मैं जो है शहीद हो चुका होता। हम्म। तो क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता था वहाँ पे सब चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, कॉमन। ठीक है। लेकिन मुझे अच्छे दोस्त मिले, हम्म अच्छा माहौल मिला, हम्म तो मैं ग्रूम करता गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे लिए भाई दोस्ती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म। और मैं सबके लिए दुआ करता हूँ कि यार हर बंदे के पास ज़रूर दोस्त होना चाहिए, वो चाहे वो किसी शक्ल में भी हो। अच्छा, ये तो चलो एक शुरू की लाइफ से आपके दोस्त की अहमियत है, जिसमें आपका व्हेन यू आर ग्रोइंग अप इट इज़ इम्पोर्टेंट एंड एवरीथिंग। लेकिन जब आप अब एक मैच्योर एज में आ गए हैं, हम्म। उस वक्त तुम्हें लगता है कि दोस्त अहम है, और हैं तो क्यों? दोस्ती मैं कहता हूँ शायद आपकी
आखिरी वक्त तक आपको दोस्त की ज़रूरत पड़ती है। सही है, तो फिर उसके बाद बीच में गैप तो है, वो तो फिर इन्हीं चीज़ों में ख़त्म हो जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ये समझने लग जाते हैं कि यार मेरा सारा टाइम मेरी फैमिली और मेरे बच्चों पे या कारोबार पे, इन चीज़ों के ऊपर ही सर्फ हो, और उसका नुकसान फिर ये होता है कि वो उनको रिफ्रेशर नहीं मिल पाता। मेरे ख्याल में दोस्ती इसलिए अहम है कि जब आप पूरा हफ्ता खप के काम कर रहे होते हैं, या आपके वीक में जो जो गुजर रहा होता है, या आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के अंदर आपके साथ जो कुछ हो रहा होता है, आपको एक रीसेट चाहिए होता है ओवर द वीकेंड। आप कहते हैं कि यार अब मैं अपनी थॉट्स का कैथारसिस करना है, और कुछ एक्वेंटेंसेस के साथ मिलके आप बेसिक चीज़ें तो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप चाहते हैं कि यार आपका कोई बहुत करीबी दोस्त हो जो आपका पर्सपेक्टिव समझ पाएगा, और उसके बारे में आपको बात करनी होती है। अच्छा, वो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप अपने स्पाउस के साथ भी नहीं कर सकते। तो मेरी नज़र में तो दोस्ती जो है ना, वो मेरी एज में जाके वो एक रिचार्ज का नाम है, और मुझे वो रिचार्ज चाहिए, और मेरा दोस्त अपने पर्सपेक्टिव से अपने आप को रिचार्ज करेगा, और मैं अपने आप को रिचार्ज करूँगा। और जब हम दोनों उस वीकेंड की नशिस्त के बाद 1-2 घंटे गप्पे मारने के बाद, या इवन while wasting time together or doing nothing, sometimes it recharges you pretty well। और उसके बाद, और जिन लोगों के साथ ये नहीं हो पाता ना, अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है कि फिर उनका बाज़ दफ़ा स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है। वो समझ नहीं पाते कि यार दोस्त मिसिंग है आपके पास। आपके पास दोस्त होना चाहिए जो बहुत अहम है, जिसके साथ आप बात कर सको, जिसके साथ आप शेयर कर सको चीज़ों को। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव था। मैं समझता हूँ कि दोस्ती जो है ना, वो बहुत अहम है आपकी लाइफ। ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, वो ये कि बाज़ दफ़ा, या हमारे केस में स्पेसिफिकली स्पीकिंग, एक पैच ऐसा भी आया था कि जब हम लोग बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे। और ये वो टाइम था जब मेरा ख्याल है कि मैं सिंगापुर गया हूँ, और उस वक्त तू सऊदीया मूव हुआ था। मैं उस वक्त पाकिस्तान में ही था। उस वक्त तू पाकिस्तान में था। और समहाउ कुछ तो मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि हम दोनों ने पहले जिस तरह कम्युनिकेट कर लिया करते थे, उस चीज़ को कम्युनिकेट नहीं किया, और उसकी वजह से वो गैप रहा। और मैं समझता हूँ कि ये वो टॉपिक है जो बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे। रिलेशनशिप्स में, दोस्ती के रिलेशनशिप्स में कुछ ऐसे पॉइंट आ जाते हैं, कॉमनली स्पीकिंग, जिसमें आपको लगता है कि यार ये तो बस ऐसा मामला हो गया कि इस पे रिलेशनशिप टर्मिनेट हो जाना चाहिए। और if I'm not wrong, we were almost there. We were actually there. And then somehow, as I remember it, maybe I'm wrong, correct me, मुझे ये realize हुआ कि यार it was not worth it. जो कुछ भी हुआ, किसी एक को शायद पहल करनी पड़ेगी, और ये जाहिर करना पड़ेगा कि how much I needed you in my life, and I still need you in my life. And I don't care if I have to put myself down और आस्क फॉर फॉरगिवनेस, लेकिन अगर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हो, तो वो ख़त्म हो जानी चाहिए। ये तो मेरा पर्सपेक्टिव है। तुझे क्या लगता है उस वक्त क्या सिचुएशन थी, और तू इसको कैसे देखता है कि क्या करना चाहिए था? उस वक्त भी मैं फिर वही बात बोलूँगा जो मैंने पेरेंट्स के रिलेशन पे बात बोली ना, मैं उसको इधर कनेक्ट करूँगा कि बात करनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। ठीक है, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको क्लियर करना चाहिए। ठीक है, तो उस वक्त मैं अच्छा, थोड़ा सा मेरी प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त जो है ना, मैं बहुत सारी, तुम जानते थे मुझे, कि अगर मुझे कोई बात महसूस होती थी तो मैं चुप हो जाता था, खामोश हो जाता था, और अगले को एहसास ही नहीं होता था कि यार इसको कोई प्रॉब्लम भी है भाई, वो नॉर्मली ले रहा होता था। तो उस वक्त मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी मैं थोड़ा गलत था। ठीक है, और मैं चुप हो गया था, और मेरे लिए फिर वो उस बात की वो इतनी इंपॉर्टेंस हो गई थी, वो इतनी हैवी हो गई थी मेरी ज़िंदगी पर, कि मैंने कहा कि यार ये अब इसको खत्म ही होना चाहिए, अब खत्म होना चाहिए, बस खत्म। इतना बड़ा काम हो गया ये, कि इसके लिए मेरी समझ लो 20 साल की दोस्ती को मैटर ही नहीं। अच्छा, और मेरे लिए तो वही वाला सीन हुआ कि मुझे पता ही बहुत देर में चला। एग्जैक्टली, जब वो बात इतनी बढ़ गई थी तो मैंने कहा यार ये क्या हुआ, और मैं उस वक्त उस माइंडसेट में आ चुका था। मैं कह रहा था कि यार ये क्या है यार, मतलब अगर इस बात के ऊपर और इस चीज़ में उसने मुझसे बात भी नहीं की, और उसके ऊपर ये सोच के बैठ गया है,
तो यार फिर ये भी भाड़ में जाए, मुझे भी नहीं करना। लेकिन फिर वो जाहिर है मैंने ठंडे दिमाग से सोचा, मैं कहा नहीं, तुमने फिर कोशिश की थी, हाँ, तुमने फिर कोशिश की थी, लेकिन फिर तो मैंने कहा सख्त, मैंने कहा भाई दरवाजे बंद हैं, बंद है, बहुत मतलब हो बात गया, नहीं बहुत कर रहा बस। फिर लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से होता है, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से भी होता है एक वक्त, फिर वही होता है, अगर आप सिंसियर हो ना, अपनी फ्रेंडशिप आपकी वैल्यू रखती है, हाँ, तो फिर आप सोचते हो। फिर दूसरा मसला यहाँ पर हमारा आ जाता है कि यार पहल कौन करे। हाँ, ईगो ईगो को हर्ट नीचे करी होती है कौन कि यार रखेगा। मैं क्यों करूँ, हाँ, मेरे साथ ही ज्यादती हुई तो मैं क्यों इनिशिएट करूँ। हम्म, तो काफी अरसे मैं इस फेज में रहा कि यार मैं क्यों करूँ, हम्म, और तुम करके बैठ चुके थे कि यार बस सही है, अब खत्म हो गया, बात ही नहीं कर कंफर्टेबल है, रहा था। खत्म हो गई हाँ, बात। हाँ, अब फिर मैंने तुमको किस तरह इनिशिएट करना शुरू किया, बहाने से। इनिशिएट किया, बहाना सही है, तो फिर तुम्हारी मैंने तुम्हें याद भी नहीं होगा, तुम्हें यूट्यूब पे तुम्हारी वीडियोस देखी, उनको लाइक करना शुरू किया, शायद ये सोच के कि यार ये मेरा लाइक देखेगा, तो हाँ, बोलेगा यार अब्दुल्ला लाइक कर रहा है, मतलब हल्की सी मैं कुछ हाँ, जैसे चिंगारी क्रश में होता कहाँ है। के यार, अरे यार ये लाइक कर रहा है, ये हाँ, थोड़ा सा पिघला है। हाँ, तो वो मैंने वो करना शुरू किया, हाँ, लेकिन उससे शायद बात नहीं बनी इतनी, तुम्हें एहसास, तुम्हें पता ही नहीं चला, शायद हाँ, ऐसा होता है उसमें, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हें पता ही नहीं चला। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके मैंने कहा यार, मैसेज कर दिया था मैसेज यार। कर दिया, मैंने कहा यार बहुत हो गया। और इसमें सबसे बड़ा मैसेज मैं आपको ये दूंगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी का अगर कोई रिग्रेट है ना, हम्म, कि यार वो मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी के शायद 4 साल, जिसमें हम लोगों का कम्युनिकेशन ना जिसमें होने हमारे, के हाँ, बराबर था। जिसमें हमारा बिल्कुल और कम्युनिकेशन नहीं। बहुत कुछ हुआ उस हाँ, दौरान। उसमें उस दौरान में हमारी एक मीटिंग भी हुई जिसमें हम दोनों बराबर में बैठे रहे और हमने बात नहीं की। अच्छा, ये कहाँ हुई ये थी? हुई थी, वो असफर ने बुलाया था हमको, लंच डिनर पे बुलाया था, और हाँ, हम पटना पे बैठे हुए थे, और हम बराबर बराबर में बैठे हुए थे, और हमारी बात नहीं हुई थी। हम लोग ओ, इस कदर मैं कहूँगा, अपना कहूँगा, हम्म, मुझे तुम्हारा नहीं, मैं इतना ज़्यादा सख्त हो गया था हाँ, कि मैंने कहा नहीं भाई, ख़त्म तो ख़त्म। नहीं और वो करना। भी मुझे पता जब चला कि जब वो असफर ने बुलाया, बेसिकली असफर जो है वो हमारा पैचअप कराने वाला है, हाँ, वो उसने ठीक है। तुझे भी बुला लिया था हाँ, और मुझे भी बुला लिया था, और हाँ, हम और कह रहे। असफर ने, जब मैंने, तुम ड्राइव कर रहा था, असफर मुझे पिक किया, असफर ने मुझे, मैं सऊदीया से आया हुआ था, तुम उस वक्त तुम सिंगापुर से वापस शिफ्ट हो गए थे, ये उस वक्त की बात। हाँ, तो इमरान, मैंने जब देखा कि तुम बैठे हो, मैंने इसकी तरफ देखा, मैंने कहा ये, तो उसने कहा हाँ यार ये, तो मैंने कहा होने दो, ये तो हो रहा होगा तो मैं क्या करूँ, सही है। लेकिन मैं इतना सख्त हो गया था उस वक्त भी, मैंने तुमसे बात नहीं की। तो वो, अब मैं कहता हूँ कि यार बातचीत कर लेनी चाहिए, हाँ, ठीक है, और अगर इग्नोर कर सके ना, भले बड़े से बड़ी बात हो, इग्नोर कर देना चाहिए। हाँ। मुझे आज ज़िंदगी का मुझे अफसोस होता है कि मैंने तुम्हारे बगैर 4 साल जो है वो गुजार दिए। अच्छा, फिर ये एक तरह से तीसरा टेस्ट है मेरा ख्याल है, या हम्म, वन ऑफ द टेस्ट है फ्रेंडशिप का, जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हम्म, होती हैं। और डिपेंड करता है अब आप उसको किस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। तो जैसे अब्दुल्ला ने कहा, मैं तो आप सबसे यही कहूँगा कि भाई, ये जो दोस्ती है ना, ये बहुत कीमती चीज़ है। तो इनको इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पे, जो कि बहुत इजीली रिजॉल्व हो सकती हैं सिर्फ कम्युनिकेट करने से। और हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलती हो सकती है। मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हुई, अब्दुल्ला से भी बहुत सारी गलतियां हुई। लेकिन मुझे खुशी हम आज साथ बैठे हुए हैं। और बाय द वे, आप लोगों में से अगर कुछ लोग, इफ़ यू आर वंडरिंग इफ ही इज़ द सेम गाय, वी हैव डन सॉन्ग टुगेदर। और वो हमने उस पैचअप के बाद किया था। हम्म, और वो बहुत मज़ा आया था। हम्म, इसी रूम में हमने क्रिएट किया म्यूज़िक, मैंने गैरेज बैंड पे क्रिएट किया, अब्दुल्ला की वॉइस है उसमें, और फिर हमने वीडियो इसी रूम में रिकॉर्ड की। और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वो भी जाके देखें, वो इंटरेस्टिंग सॉन्ग हाँ, बना था। किसी आरोह के सॉन्ग का रीमेक है। हाँ, अब्दुल्ला की आवाज़ ना बहुत कहो। अच्छी है। और मैं अपनी तरफ से पॉडकास्ट ख़त्म करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि नहीं नहीं, अगर वो कुछ। रिक्वेस्ट नहीं करना। हाँ, ऐसे मैं तुमको एक बात बताऊँ, इसमें हम एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, वो चीज़ हाँ, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, हाँ, ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा। हाँ, ये भी बेसिकली दोस्ती से या दुनिया के किसी भी रिलेशन से रिलेट आप इसे कर सकते हैं, कि कभी भी आप दो दोस्तों में, मियाँ बीवी में, हम्म, माँ बेटे में, बाप बेटे में, कभी भी रिलेशन दो लोगों का खराब हो रहा होता ना, तो वो कभी भी, आप देख लो, आप अपनी पूरी ज़िंदगी देख लो, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी देखी हुई है, ठीक हम्म, है। कभी भी वो लड़ाई जो होती है ना, आपस के मसले की वजह से नहीं होती, कहीं हमेशा उसमें कोई बीच में होता है, तीसरा 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 होता बंदा, तीसरी बंदी है। आती है, हम्म, जो कि आपका रिलेशन खराब, उसकी किसी बात से, उसके हाँ, कुछ कहने से हम्म, आपका रिलेशन खराब हो जाता है। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आप, कोई भी रिलेशन है आपका, किसी भी किस्म का, दो बंदियों, बंदा बंदी, किसी भी रिलेशन में आपका कोई रिलेशन है, तो कभी भी अपना रिलेशन किसी तीसरे की बात से ख़राब ना करें, और अपनी दोस्ती को इम्पोर्टेंस दें। मैं तो ये ज़रूर, मैंने जो चीज़ें सीखी हैं वो मैं आज तुमसे शेयर कर रहा हूँ।
इस्लामी गाना ही गुनगुना दे। इस्लामी गाना यार ये तो ज्यादा हो जाएगा। नहीं कुछ ये इसमें शामिल नहीं था। ये जलालत है, ये जलालत आ रहा है, ये जलालत है। मुझे आप कुछ बताते हैं, आपको पता है आजकल तो थोड़ा खराब है। हो जाए कुछ। जुड़ ना पाए बाद तेरे टुकड़े दिल के रखूं क्या, याद तेरी कोई बात नहीं, लफ्जों में मैं लिखूं क्या, छाऊं थी तेरे साथ की बेरहम धूप में, दीवाना वार फिरूं खो के अपना सायवा, तू महरम ना रहा मेरा, तू महरम ना रहा। शुक्रिया। कट।